हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं शुभम दुबे अचीवर्स एकेडमी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आज आपका स्वागत करता हूं। प्रयास करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखें और अच्छे से देखें। और कोई भी डाउट आने पर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है क्लास 10th का लाइट पार्ट का टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो कल तक हमने देख लिया था कि क्या क्या नेचर होता है लाइट का, क्या नेचर होता है, डुअल नेचर होता है, हमने देखा था। वेव और पार्टिकल वो दोनों की तरह ही बिहेव करता है, डिपेंड करता है कि हम किस फिनोमिना को किसकी हेल्प से समझाना चाहते हैं। अब आज का टॉपिक है, मेन टॉपिक जो हम चालू कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसे चालू करने से पहले इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें मालूम नहीं होती क्लास 10th में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बात करते हैं पहले नेचर ऑफ सरफेस। नेचर ऑफ सरफेस बेसिकली आपको मालूम है कि रिफ्लेक्शन का मतलब होता है, सभी को मालूम होगा, लाइट का वापस लौट आना, सेंडिंग बैक द लाइट। लेकिन ये सेंडिंग बैक जो है, लाइट का वापस आ जाना, ये पॉसिबल कब होता है? जब वो किसी दूसरे सरफेस पर इंसिडेंट होता है। लाइट जब तक किसी दूसरे सरफेस पे टकराती नहीं है तब तक वो वापस नहीं आएगी। पक्की बात है, सभी को कंफर्म है, बिल्कुल सही चीज है। अब यहां पर नेचर ऑफ सरफेस को पहले हम समझते हैं, क्योंकि लाइट को वापस आने के लिए सरफेस की रिक्वायरमेंट होती है। जब तक सामने कोई सरफेस नहीं आएगा लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी। अब यहां पर उस सरफेस के बारे में समझिए। यहां पर मैं कुछ सरफेस बनाने जा रहा हूं, समझिएगा ध्यान से उसे। ये एक सरफेस है, मैंने ये एक सरफेस बना दिया। क्या बना दिया? एक सरफेस। मान लीजिए सरफेस नंबर 1। ये क्या है? सरफेस नंबर 1। सरफेस नंबर 1 पर जैसे ही लाइट इंसिडेंट होती है, जैसे ही लाइट इंसिडेंट होती है, हम ये देखते हैं कि जो लाइट उस पर इंसिडेंट हुई थी वो पूरी की पूरी लाइट बाहर निकल गई। कहाँ निकल गई? बाहर निकल गई। इसका मतलब मान के चलिए 100 जूल एनर्जी लेकर के ये लाइट किसी सोर्स से ट्रेवल करके आ रही थी। सामने में कोई सरफेस मिला, सामने में सरफेस मिला, तो जब ये सरफेस से बाहर निकला तो उसके पास 99 जूल की एनर्जी थी। मतलब केवल 1 जूल की एनर्जी यहां कहीं रह गई। 1 जूल की एनर्जी यहां पर क्या हो गई? ऑब्जर्व हो गई या फिर एब्जॉर्ब हो गई। तो यहां पर 1 जूल की एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई। क्या हो गई? एब्जॉर्ब हो गई। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सर लगभग पूरी की पूरी लाइट इस सरफेस को क्रॉस करके बाहर आ गई। और ये हम देखते हैं, जैसे हमारे यहाँ कोई ग्लास बना होता है, हमारे घर में ग्लास की कोई भी एक विंडो हम बनवाते हैं या ग्लास का कोई भी एक हम डोर बनवाते हैं, जैसे ऑफिस में बना होता है, तो बाहर की चीजों को हम और अंदर की चीजों को हम बराबर देख सकते हैं। जैसे हमारे क्लासरूम में ही, जहां मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, वहां पे एक विंडो है या एक मैं बोल सकता हूं डोर है। उस डोर में जो ग्लास लगा हुआ है उससे मैं बाहर की चीजों को देख सकता हूं और बाहर का कोई भी पर्सन मुझे अंदर देख सकता है। इसका मतलब मेरी जो भी एनर्जी बॉडी से निकल रही है वो उस तक पहुंच रही है, उसकी जो भी एनर्जी बॉडी से निकल रही है वो मुझ तक पहुंच रही है और हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। इसका मतलब एक सरफेस ऐसा हमें नजर में आया जिसमें एनर्जी का ट्रांसमिशन पूरा होता है। वर्ड याद रखिएगा, ट्रांसमिटेंस। मैंने बोला यहां पर ट्रांसमिशन हो रहा है, मतलब ट्रांसमिटेंस। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये सरफेस 100% ट्रांसमिटेंस सरफेस है। क्या है ये? 100% ट्रांसमिटेंस सरफेस है। ट्रांसमिटेंस सरफेस मतलब इसमें लाइट को अपने अंदर से बाहर भेजने की 100% ताकत है। मतलब लाइट, कोई भी लाइट इस पर टकराएगी तो ये पूरी की पूरी लाइट को अपने से जाने दे सकता है, अपने से क्या करेगा? क्रॉस करने देगा। 100% लाइट विल क्रॉस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सरफेस। तो ये एक कैरेक्टर हमको मालूम चल गया, किसका? एक सरफेस का। अब यहीं पर मैं दूसरे सरफेस की बात करता हूं।
ये मेरे पास एक दूसरा सरफेस है, यहां पे ये एक दूसरा सरफेस। इस दूसरे सरफेस पर जब मैंने लाइट को इंसिडेंट किया, ये 100% या 100 जूल की लाइट एनर्जी होती है लाइट की, उसे हम 100 जूल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 100 जूल एनर्जी लेकर के ये लाइट किसी सोर्स से आया था। हमने देखा कि यहां पर कोई भी लाइट नहीं थी, यहां पर कोई भी लाइट नहीं थी। यहां पर हमने देखा यहां भी कोई लाइट नहीं थी। इसका मतलब जो एनर्जी लेकर के ये आया था, ये पूरा का पूरा एनर्जी जो था वो एब्जॉर्ब्ड हो गया। 100% एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, मतलब 100 जूल एनर्जी इसने पूरा का पूरा क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर दिया। ना कोई एनर्जी, ना कोई लाइट उससे बाहर निकली उसको क्रॉस करके, ना कोई लाइट वापस लौटी, कोई भी लाइट बाहर नहीं निकली। तो इसे हम क्या बोलते हैं, 100% एब्जॉर्प्टेंस। तो इस सरफेस का नाम बोलते हैं 100% एब्जॉर्प्टेंस सरफेस। तो दो क्वालिटी हमको मालूम चल गई। एक क्वालिटी जिसमें 100% ट्रांसमिटेंस होता है, एक मालूम चल गया जिसमें 100% एब्जॉर्प्टेंस होता है। अब तीसरी क्वालिटी, ये दूसरी क्वालिटी हो गई। अब तीसरी क्वालिटी का सरफेस देखिए, ये लाइट इस पे इंसिडेंट हुई, कहीं सोर्स से आ रही होगी, कोई भी हमने लाइट जलाया हुआ है, या सन से रेज आ रही है, सन की जो लाइट आ रही है वो है। हमने देखा कि यहां पर कोई लाइट नहीं है, कोई लाइट नहीं है, और ना ही ये सरफेस गर्म हुआ, ना ये सरफेस गर्म हुआ, ना यहां से लाइट बाहर गई। मतलब यहां पर सेकंड वाले पार्ट में देखिए, जब भी कोई सरफेस 100% एब्जॉर्प्टेंस का सरफेस होगा तो यहां पर याद रखिएगा सरफेस विल बी हीटेड। क्यों? क्योंकि 100 जूल की एनर्जी है, अगर वो पूरी की पूरी 100 जूल की एनर्जी ले लेगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो गर्मी बढ़ जाएगी, हीट बढ़ जाएगा वहां पे, तो सरफेस क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। जैसे आप लोग देखते होंगे गर्मी के समय में आपके सीट के कवर्स, आपका सीट का कवर आपने देखा होगा, सीट के कवर को धूप में खड़ा रख के बैठने पर जो आनंद आता है वो आनंद कहीं नहीं मिल सकता है। आनंद सबने लिया होगा, मैंने भी लिया है, आपने भी लिया होगा, ठीक है। तो मालूम चल गया आप सभी को कि वो जो सीट कवर होता है, जब उस पर लाइट पड़ती है और वो बहुत गर्म हो जाता है, तो वो गर्मी आई कहां से, किसने आके उसे गर्म किया? तो गर्म करने वाला कौन है? लाइट है। जो लाइट सन से आ रही है, वो कवर जो है, सीट कवर जो है, वो उस लाइट को एब्जॉर्ब करते जा रहा है और एब्जॉर्ब करके अपनी एनर्जी बढ़ा रहा है, और वो एनर्जी हमें फील होती है जब हम उस सीट पर बैठते हैं। तो एग्जांपल किसका हुआ? एब्जॉर्प्टेंस सरफेस का। अगर आपने ब्लैक सीट लगा दिया तो फिर तो वाह रे वाह, मजा आ जाएगा, एकदम मजा आएगा, फिर तो इतना गर्म हो जाएगा कि बहुत मजा आएगा। तो याद रखिएगा ब्लैक सरफेस का एब्जॉर्प्टेंस बहुत ज्यादा होता है, अप्रोक्सीमेट 100 मान के चलिए। ब्लैक बॉडी या ब्लैक सरफेस का एब्जॉर्प्टेंस कितना होता है? 100% होता है, ठीक है। तो अब यहां देखिए थर्ड सरफेस के बारे में। तो थर्ड सरफेस में यहां पर मान लीजिए 100 जूल की लाइट आई। कितनी आई? 100 जूल की लाइट। अब 100 जूल की लाइट यहां पे आ रही है, कितनी आ रही है? 100 जूल की लाइट। 100 जूल की लाइट जब हमने देखा तो पीछे की तरफ कोई भी लाइट हमको नजर में नहीं आई, और ना ही ये सरफेस गर्म हुआ, ना ही सरफेस ये गर्म हुआ। लेकिन यहां पर जब हमने कोई भी डिटेक्टर लगाया, मान लीजिए क्या है डिटेक्टर, क्या है डिटेक्टर? लाइट डिटेक्टर मान लीजिए। तो यहां पर जब हम लाइट डिटेक्टर से रीडिंग निकालते हैं तो उसकी रीडिंग में 100 जूल एनर्जी का ग्राफ हमको शो करता है। इसका मतलब ये लाइट आई होगी और इस डिटेक्टर में चली गई होगी। इसका मतलब हमको एक ही समझ में आया कि थर्ड सरफेस एक ऐसा सरफेस है जिसपे ना तो लाइट एब्जॉर्ब होगी
और ना ही लाइट को वो ट्रांसमिट होने देगा, लेकिन वो उस लाइट को वापस का वापस भेज देगा। इसको हम बोलते हैं 100% रिफ्लेक्टर। 100% रिफ्लेक्टर। तो आपको तीन अलग अलग सरफेस की क्वालिटी समझ में आई। एक सरफेस होता है जो पूरी लाइट को ट्रांसमिट कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसमिटेंस। एक सरफेस जो बॉडी में पूरी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको बोलते हैं अपन लोग एब्जॉर्बटेंस। और एक होता है जो पूरी की पूरी लाइट को वापस भेज देता है, ना एब्जॉर्ब करता है ना ट्रांसमिट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टर। 100% रिफ्लेक्टर। ठीक है, तो इसको रिफ्लेक्टर बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन एब्जॉर्बटेंट सरफेस, और इसको बोलते हैं ट्रांसमिटेंट सरफेस। ठीक है, तो ये तीन क्वालिटी हो गई सरफेस की। क्या हो गई? तीन क्वालिटी हो गई सरफेस की। हमें इस क्वालिटी को नहीं पढ़ना है, हमें इस क्वालिटी को भी नहीं पढ़ना है, हमें इस क्वालिटी को पढ़ना है अपने चैप्टर के अंदर में। तो हमारे चैप्टर के अंदर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्वालिटी कौन सी है? वो है रिफ्लेक्टर की। अब चालू करते हैं मेन टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया वो सारी चीजें। कंटिन्यू करते हैं आगे, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा मेन टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मेन टॉपिक चालू करते हैं। अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या? समझ में आ गया वो सभी को? अरे भैया, वापस लाइट को भेजेगा कोई भी सरफेस, उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। लेकिन उस सरफेस क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टर। याद रखिएगा, एक सरफेस मैंने लिया, उस सरफेस पर लाइट आई और वापस चली गई। अभी हम लोग बहुत सारे टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे। क्या है ये? रिफ्लेक्टेड रे। तो यहां पर ये इंसिडेंट लाइट है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे ये जिस मीडियम से आया था ये उसी मीडियम पर वापस चला गया। क्या चला गया? वापस चला गया। तो क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को सेंडिंग बैक ऑफ इंसिडेंट लाइट falling, sending back of incident light after falling on reflecting surface of reflecting surface। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन क्या है? लाइट का वापस से लौट जाना कहलाता है रिफ्लेक्शन। क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या है? लाइट का वापस लौट जाना। कहां लौटेगा? जहां से वो आया था उसी पर्टिकुलर मीडियम पर वापस लौटेगा। याद रखिएगा, सेम डायरेक्शन पर लौटने की बहुत सारी शर्तें हैं। तो रिफ्लेक्शन क्या हुआ? सेंडिंग बैक ऑफ इंसिडेंट लाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन द सरफेस। After falling on reflecting surface is called what? Reflection of light। अब एक सरफेस को अच्छा रिफ्लेक्टर हम कैसे बना सकते हैं? अगर हम बात करें, हमें जानना है कि सर आपने तीन अलग अलग सरफेस के बारे में बताया, तीन अलग अलग सरफेस आपने पढ़ा दिया, एक एब्जॉर्ब करेगा, एक ट्रांसमिट करेगा और एक रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन उनको बनाए कैसे? क्योंकि ग्लास तो एक सिंपल ही होता है, तो उस सिंपल ग्लास को हम कैसे बनाएं? क्या रिफ्लेक्टर हमारे अर्थ सरफेस पर ऑलरेडी बना बुनाया मिलता है? जैसे हम लोग मिरर यूज करते हैं घरों में, क्या मिरर बना बुनाया अर्थ से हम निकाल के ले आते हैं? नहीं, हम लोग बेसिकली ट्रांसमिटेंस सरफेस को ही रिफ्लेक्टर बनाते हैं। तो याद रखिएगा, रिफ्लेक्टर जो होता है वो ट्रांसमिट करने वाले मटेरियल से ही बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, रिफ्लेक्टर made of transmittance surface made up of
मेड अप ऑफ ट्रांसमिटेंस सरफेस। तो ट्रांसमिटेंस सरफेस से ही क्या बनता है, रिफ्लेक्टर बनता है। लेकिन कैसे बनता है, ध्यान से देखिए। अभी यहां पर ये एक ट्रांसमिटेंस सरफेस है, जो लाइट को क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। हमने लाइट को इंसिडेंट किया, इस पर लाइट इंसिडेंट हुई और पूरी की पूरी लाइट दूसरी तरफ चली गई। इंसिडेंट लाइट, और ये कौन सा है, ट्रांसमिटेंस लाइट बोल सकते हैं। इसको ट्रांसमिट कर रहा है तो ट्रांसमिटेंस लाइट, ठीक है। अब यहां पर मुझे लाइट को इस तरफ जाने से रोकना है, इस तरफ जाने से रोकना है, और साथ ही साथ मुझे उसे एब्जॉर्ब होने से भी बचाना है। क्योंकि अगर पूरी की पूरी लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी तो रिफ्लेक्ट क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो मैं एक काम ये करता हूं कि यहां पर एक पर्टिकुलर सिल्वर मेटल का, ध्यान सुनिएगा, सिल्वर मेटल का यहां पर एक पेंट कर देता हूं। मैंने यहां पर एक सिल्वर मेटल पेंट कर दिया। अब जैसे ही मैं सिल्वर मेटल को पेंट करता हूं, हम जानते हैं कि सिल्वर जो मेटल होता है उसका कैरेक्टर ये होता है कि वो शाइनी सरफेस का होता है। उसमें क्या होती है, शाइनिंग होती है। क्या होती है, शाइनिंग। तो शाइनिंग होने के कारण वो लाइट को इस तरफ जाने से रोककर उसे इस तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये आपका क्या हुआ, इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे, और ये क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन सर हम तो मिरर को खोल के देखे थे बचपन में, तो ये हमको पीछे से या तो ब्लू पेंट का दिखता था, या ब्लैक पेंट का दिखता था, या तो रेड पेंट का दिखता था। मैक्सिमम हमने रेड पेंट को देखा है। तो भैया सिल्वर मेटल एक बहुत सेंसिटिव मेटल होता है, उसमें स्क्रैच बहुत जल्दी पड़ता है। तो जनरली उसको स्क्रैचेस से बचाने के लिए, क्योंकि मिरर को हम लोग कहां रखते हैं, या तो वुडन के कोई कार्ड में रखते हैं या अलमीरा में लगाते हैं, तो वो इतना सेंसिटिव होता है कि उसमें स्क्रैचेस बहुत जल्दी लगते हैं। इस कारण से उसे स्क्रैच से बचाने के लिए हम लोग सिल्वर मेटल के जस्ट पीछे में रेड का पेंट कर देते हैं। काहे का पेंट करेंगे हम लोग, रेड का कोटिंग लगा देते हैं, ताकि जो भी स्क्रैचेस हो वो स्क्रैचेस रेड कोट को पड़े और रेड कोट वो बियर कर ले, और सिल्वर का जो मेटल अंदर में लगा के रखा हुआ है रिफ्लेक्टर के फॉर्म में, वो सेफ रहे। क्या रहे, सेफ रहे। तो इस कारण हम लोग यहां पर एक रेड कोटिंग लगाते हैं। कहीं कहीं पर ब्लू भी यूज होता है, तो मैं मैक्सिमम देखा हूं रेड कोटिंग को, तो हम रेड कोटिंग प्रेफर करेंगे, ब्लू भी लगा सकते हैं। तो यहां पर आपने देखा कि एक ट्रांसमिटेंस सरफेस को रिफ्लेक्टर बनाने के लिए हमने दो प्रोसेस का यूज किया। पहला तो सिल्वर मेटल यूज किया, दूसरा हमने क्या यूज किया, उसके पीछे रेड कोटिंग लगाई। आजकल सिल्वर की जगह एल्युमिनियम कोटिंग भी यूज की जाती है। सिल्वर की हम क्या यूज करते हैं, एल्युमिनियम कोटिंग यूज करते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम चीप होता है एज कंपेयर टू सिल्वर और बहुत इजीली अवेलेबल होता है। इसीलिए हम लोग आज के समय में सिल्वर की जगह एल्युमिनियम का भी यूज कर रहे हैं। तो हमको एक चीज समझ में आ गया कि रिफ्लेक्टर बनाने के लिए एक सिंपल ग्लास को, सिंपल ग्लास मतलब क्या होता है, ट्रांसमिटेंस सरफेस। सिंपल ग्लास क्या होता है, ट्रांसमिटेंस सरफेस, जहां से हम लोग दोनों डायरेक्शन की चीजों को देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो रिफ्लेक्टर बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ, सिंपल ग्लास is coated by silver metal or aluminium at one side and for avoiding scratches on the metal
an additional prevention of red coating apply on the silver slash aluminum metal. So we know, we got the idea. We'll have a clear picture, and that clear picture is reflector will be made from transmittance surface only when we will apply silver coating or aluminum coating followed by the red coating. So this is all about the reflector. Now after getting knowledge about the reflector के बारे में जानने के बाद हम लोग बात करते हैं कुछ सरफेस की और क्वालिटी के बारे में, या उससे पहले हम बात करते हैं कुछ टर्म्स के बारे में। तो टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो कुछ टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं जो हमको लगातार यूज करेंगे, चाहे रिफ्लेक्शन में पढ़ाता रहूं या रिफ्रैक्शन पढ़ाता रहूं या ह्यूमन आई हम लोग पढ़ेंगे, सब में हम लोग इस टर्म को यूज करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, पहला टर्म याद रखिएगा, सिल्वर कोटिंग को या एल्युमिनियम कोटिंग को बार बार रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इन ऑब्लिक लाइंस का यूज करूंगा। तो जब भी मैं ग्लास के पीछे में ऑब्लिक लाइंस का यूज करूंगा तो समझ जाइएगा कि वो क्या है, रिफ्लेक्टर है। क्या है? रिफ्लेक्टर। अब यहां देखिए, यहां पर लाइट इंसिडेंट हुई, मैंने यहां पर जहां पर लाइट इंसिडेंट हुई मैंने वहां पर उस सरफेस पर उसी पॉइंट पर एक नॉर्मल बना दिया। याद रखिएगा, नॉर्मल मैं किस में बना रहा हूं? सरफेस पर बना रहा हूं। आप देख रहे होंगे ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो जहां पर भी लाइट सरफेस से टकराती है उसी पॉइंट पर उस सरफेस पर एक नॉर्मल हम ड्रॉ कर देते हैं। तो ये क्या हो गया? नॉर्मल लाइन। ये एक रिफ्लेक्टर है और रिफ्लेक्टर की क्वालिटी आपको पता है, वो लाइट को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, अब यहां देखिए, मैं कुछ नाम दे देता हूं, ए, बी, सी, एम, एन। तो यहां ध्यान से देखिए, ए बी क्या है? इंसिडेंट लाइट। एम एन क्या है? नॉर्मल एट दी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बी सी रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक, ये होने के बाद यहां पर एक पार्ट देखिए, एंगल आई और एंगल आर। जो एंगल आई मैंने बनाया है वो इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल के बीच का एंगल है। सेम चीज जो मैंने यहां पर एंगल आर बनाया है वो एंगल आर रिफ्लेक्टेड लाइट और नॉर्मल के बीच का है। देखिए, ये इंसिडेंट है और ये नॉर्मल, इनके बीच का एंगल आई, रिफ्लेक्टेड लाइट और नॉर्मल के बीच का एंगल आर। मतलब एक ही समझ में आ गया कि एंगल आई जो है, एंगल आई उसे हम बोलेंगे इंसिडेंट एंगल, और ये क्या है? एंगल formed between
इंसिडेंट लाइट एंड नॉर्मल। अब अगला देखिए एंगल आर, रिफ्लेक्टेड एंगल, ये क्या है? एंगल मेड बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड लाइट। तो जो लाइट टकराएगी वो इंसिडेंट होगी, जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर जाएगी वो क्या होगी? रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट होगी। एक चीज जो हमको और पढ़ना है वो चीज है कि हम रे किसे कहेंगे। हम रे किसे कहेंगे इसके बारे में ध्यान से देखिए। रे और लाइन में डिफरेंस समझिएगा। मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, दोनों जगह मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया है। अगर इस लाइन पर मैं ये एरो लगा दूं तो ये बन जाता है रे, और अगर इसे मैं एज इट इज छोड़ दूं तो ये कहलाता है लाइन। तो एक चीज आपको बहुत ध्यान से देखना है इस पूरे चैप्टर में कि कहीं भी आप एरो को ना भूलें, क्योंकि जहां भी आप एरो भूलेंगे तो वो डायग्राम रे का डायग्राम ना होकर लाइन डायग्राम बन जाएगा और आपका पूरा का पूरा आंसर, पूरा कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा इस पूरे चैप्टर में आपको लाइन में एक एरो बना करके दिखाना है। एरो डायरेक्शन को बताएगा और वही कहलाता है रे। क्या कहलाता है? रे ऑफ लाइट। तो आई होप समझ में आ गया होगा आप दोनों को अच्छी अच्छी सारी चीजें। अब आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं इस चैप्टर में और आगे सरफेस पर ही बात हमारी और होगी। कैसा सरफेस होता है या रिफ्लेक्शन, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। अगली हमारी जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन के दो टाइप होते हैं। आपने भी देखा होगा, मैं आपसे पूछता हूं, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो केवल आपको आपका चेहरा और पीछे की दीवार नजर में आती है, केवल और केवल। क्या आपको और आसपास का कुछ चीज नजर में आता है? बताइए। नहीं, केवल आप और आपके पीछे की दीवार या पीछे जो भी सामान आपने रखा हुआ है वो आपको नजर में आता है। लेकिन जैसे ही आप रूम में एंट्री करते हैं, आप रूम में रखे हुए हर सामान को हर एंगल से बड़ी आसानी से देख पाते हैं। लेकिन मिरर को केवल आप उसी एंगल से देख पाते हैं जहां आप सामने खड़े होते हैं। तो एक चीज समझ में आ गया, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के दो टाइप हमको समझ में आ गए। पहला टाइप हो गया रेगुलर और दूसरा हो गया इररेगुलर रिफ्लेक्शन। समझिएगा इररेगुलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। बहुत आसान है, मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल देके समझा दिया है कि रेगुलर और इररेगुलर किसे कहते हैं। अच्छे से और देख लेते चलिए। रेगुलर रिफ्लेक्शन, ध्यान से देखिएगा। ये एक बॉडी है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस पर लाइट मैं दो लाइट्स ले लेता हूं या तीन लाइट्स ले लेता हूं, रे ऑफ लाइट्स। रिफ्लेक्शन के बाद लाइट कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होते हुए हमको नजर में आती है। आप देख रहे होंगे कि जो लाइट इंसिडेंट हुई थी वो पैरेलल थी और जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई वो भी पैरेलल है। क्या है? पैरेलल। इसका मतलब वो रिफ्लेक्शन जिसमें इंसिडेंट लाइट पैरेलल होती है और रिफ्लेक्शन के बाद भी वो पैरेलल रहती है, उसे बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर क्या हुआ?
after reflection from the surface, if reflected light will be parallel, so it is called regular reflection. It is called regular reflection. और रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सरफेस स्मूथ होना चाहिए और शाइनी होना चाहिए। तो याद रखिएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि सरफेस या रिफ्लेक्टर शुड बी वेरी स्मूथ एंड शाइनी सरफेस। तो कंडीशन क्या हो गई? रिफ्लेक्टर should be very smooth and shiny surface। तो जिसका शाइनी सरफेस होता है और प्लेन होता है, स्मूथ होता है, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हमको देते हैं। अब आगे बात करते हैं इररेगुलर के बारे में। इररेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में लाइट आई, पैरेलल थी, इस तरह से ऐसे, ऐसे और ऐसे आप देख रहे हैं कि इंसिडेंट लाइट पैरेलल है बट रिफ्लेक्टेड लाइट पैरेलल नहीं है। मतलब कि इस सरफेस को आप यहां से भी देख सकते हैं, इस सरफेस को आप यहां से भी देख सकते हैं, यहां से भी, यहां से भी, कहीं से भी आप देख सकते हैं। यही कारण होता है कि एक वॉल को, हमारे घर की जो वॉल है उसको हम किसी भी डायरेक्शन से देख सकते हैं, लेकिन मिरर को केवल उसी डायरेक्शन से देखा जा सकता है, स्पेसिफाइड डायरेक्शन से देख सकते हैं। मतलब कि वो रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल हुआ। और जो हमारे घर में रखी हुई हर सामान है, चाहे टेबल हो, पेन हो, कॉपी हो, किताब हो, हमारा टीवी हो या हमारा डाइनिंग टेबल हो, कुछ भी हो, वो सारे के सारे इररेगुलर रिफ्लेक्शन देते हैं। क्या देते हैं? इररेगुलर रिफ्लेक्शन। क्योंकि अगर बॉडी में रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं तो हम उस बॉडी को देख नहीं सकते हैं। याद रखिएगा, रिफ्लेक्शन के पार्ट्स हैं। एक रिफ्लेक्शन जिसमें हम अपनी ही इमेज को देखते हैं, और एक रिफ्लेक्शन जिसमें हम उस बॉडी को देखते हैं जिससे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। समझ में आया आपको अच्छे से? ठीक। तो ये हो गया इररेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इररेगुलर रिफ्लेक्शन क्या हुआ? रिफ्लेक्टेड लाइट will not be parallel after reflection। एग्जाम्पल क्या हुआ? टेबल, चेयर एक्सेट्रा। अब इसमें क्वालिटी क्या होती है, क्या कैरेक्टर होता है? तो याद रखिएगा,